लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बेरूत बंदरगाह विस्फोट के 5 साल बाद पीड़ितों की न्याय की लड़ाई को सामने लाया गया है। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की नाकामी का खुलासा है जो जवाबदेही से लगातार बचती रही है। 2020 में हुए इस भयानक विस्फोट में 218 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिनमें 3 साल की अलेक्जेंड्रा नागेयर भी शामिल थी। लेख उन परिवारों की तकलीफ, निराशा और संघर्ष को दर्ज करता है जो इतने वर्षों से न्याय की उम्मीद में जूझ रहे हैं। लेख का उद्देश्य सिर्फ संवेदना जताना नहीं, बल्कि ये जताना है कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेपों, पक्षपातपूर्ण न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता ने जांच को बार बार पटरी से उतारा है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हालिया राजनीतिक बदलावों के चलते कुछ ठोस पहल हो रही है। नए राष्ट्रपति जोसेफ आउन और प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने सार्वजनिक रूप से न्याय को प्राथमिकता देने की बात कही है। जांच अधिकारी जज तारिक बिटार को 2 साल बाद फिर से काम शुरू करने की अनुमति मिली है और अब कुछ बड़े नाम जांच के लिए पेश भी हो रहे हैं। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि अभी रास्ता लंबा है और पुराने सत्ता केंद्र अब भी जांच को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रभावशाली आरोपी अब भी पूछताछ से बच रहे हैं और न्यायिक स्वायत्तता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में लेख ये सवाल उठाता है कि क्या लेबनान की न्याय प्रणाली सच में इतनी मजबूत हो पाएगी कि सत्ता के दबावों से मुक्त होकर सच्चाई तक पहुंच सके। लेख का असली मर्म यह है कि न्याय केवल कानूनी फैसलों से नहीं आता, बल्कि नागरिकों के फैसले से जुड़ा होता है। बेरूत के विस्फोट पीड़ित सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं मांग रहे, बल्कि वो एक ऐसे देश में भरोसे की बहाली की मांग कर रहे हैं जहां इतिहास गवाही देता है कि अपराध अक्सर बगैर सजा के रह जाते हैं। लेख एक उम्मीद जगाता है कि शायद इस बार वाकई बदलाव हो। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में निकारागुआ की एक बुजुर्ग लेखिका और पूर्व क्रांतिकारी द्वारा साझा किए गए निजी अनुभव के जरिए इस बात को उजागर किया गया है कि कैसे देश जिसे कभी उन्होंने तानाशाही से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था, अब उन्हीं के लिए एक दोबारा तानाशाही का प्रतीक बन गया है। लेख दरअसल एक चेतावनी है, सिर्फ निकारागुआ के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए जो धीरे धीरे लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही की राह पकड़ रहे हैं। लेखिका बताती हैं कि कैसे उन्होंने 1970 के दशक में समोसा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, जेल और निर्वासन झेला और फिर उम्मीद की थी कि डेनियल ओर्टेगा के नेतृत्व में एक नया लोकतांत्रिक निकारागुआ बनेगा। लेकिन वही ओर्टेगा जो कभी उनके क्रांतिकारी साथी थे, आज एक और अधिक खतरनाक तानाशाह बन चुके हैं। 2018 से लेकर अब तक विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने न केवल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, बल्कि धर्मगुरुओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, यहाँ तक कि पूर्व सहयोगियों पर भी शिकंजा कस दिया। लेख उस व्यक्तिगत पीड़ा को सामने लाता है जिसमें लेखिका और उनकी जैसे सैकड़ों नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के देश निकाला दे दिया गया। उनकी नागरिकता छीनी गई, संपत्ति जब्त कर ली गई और सरकारी रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। लेखक ये भी बताती हैं कि निर्वासन में रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। सरकार अपने विरोधियों को अब विदेशों में भी निशाना बना रही है, जैसा कि हाल ही में कोस्टा रिका में निर्वासित असैनिक अधिकारी की हत्या से सामने आया। ये लेख व्यक्तिगत दुख की कहानी के साथ साथ लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर मंडराते खतरों की पड़ताल करता है। ये बताता है कि कैसे सत्ता का केंद्रीकरण, संवैधानिक बदलाव और मीडिया व विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण धीरे धीरे किसी देश को खुलेआम दमनकारी बना रहा है। और ये सब उस क्रांति के नाम पे हो रहा है जो कभी स्वतंत्रता की उम्मीद लेकर आई थी। लेख एक सीधी चेतावनी है, अगर आज आवाजें नहीं उठाई गईं, तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना देश और ना निर्वासन में रह रहे लोग। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ये विचार सामने लाया गया है कि आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तो सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाली मूर्तियों को भी समाज की नई सोच और विविधता को दर्शाना चाहिए। इस लेख के जरिए बताया गया है कि लंबे समय तक ब्रिटेन की सार्वजनिक मूर्तियां साम्राज्यवादी, पुरुष प्रधान और अभिजात्य मूल्यों को महिमा मंडित करती रही हैं।
लेकिन अब ये चलन धीरे धीरे बदल रहा है। महिलाओं, अश्वेतों और अन्य उपेक्षित तबकों को सार्वजनिक स्मृति में जगह मिलने लगी है, जो एक स्वागत योग्य और जरूरी बदलाव है। संपादकीय ये भी बताता है कि भले ही ये बदलाव हालिया ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद तेज हुए हों, लेकिन ऐसी कोशिशें उससे पहले भी शुरू हो चुकी थी। कई जगहों पर गुलामी और नस्लवाद से जुड़े प्रतीकों को हटाकर नई सोच की मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। लेख ये भी सवाल उठाता है, क्या हमें अब भी किसी एक महापुरुष की मूर्ति लगाने की जरूरत है, या फिर हमें नई कलात्मक अभिव्यक्तियों से सामाजिक सोच को दर्शाना चाहिए, जैसे कि न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर के हाल में लगी एक गुमनाम अश्वेत महिला की विशाल मूर्ति। लेख की मूल चिंता यह है कि स्मारक न केवल अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि ये भी तय करते हैं कि हम किसे याद रखना चाहते हैं और क्यों। इसीलिए अब जरूरत इस बात की है, ये मूर्तियां समाज के विविध और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करें। लेख ये भी स्वीकार करता है कि मूर्तियों का प्रतीकात्मक महत्व भले ही वास्तविक असमानताओं को मिटा ना सके, लेकिन वो सामाजिक चेतना और सार्वजनिक संवाद को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मूर्तियां अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रही हैं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में मालेगांव धमाके के सभी आरोपियों के बरी हो जाने को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। ये लेख सिर्फ एक अदालत के फैसले की समीक्षा नहीं करता, बल्कि उस व्यापक और खतरनाक सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसमें जांच एजेंसियों की नाकामी, राजनीतिक दबाव और धर्म आधारित नैरेटिव न्याय को पीछे छोड़ देते हैं। लेख ये दिखाना चाहता है कि कैसे इस मामले की शुरुआत एक निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच से हुई थी, जिसमें हिंदुत्ववादी चरमपंथियों की साजिश को उजागर किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में मुस्लिम युवाओं को बिना पुख्ता सबूतों के फंसाया गया था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक माहौल बदला, केस एनआईए के हवाले हुआ और निष्पक्षता संदिग्ध होती गई। कोर्ट के फैसले में बार बार सबूतों की कमजोरी, गवाहों के पलटने और जांच एजेंसियों की लापरवाही सामने आई, जिससे साफ होता है कि ये सिर्फ आरोपियों की बेगुनाही का मामला नहीं, बल्कि एक बहती हुई जांच प्रणाली का आईना है। लेकिन इस बात पर भी जोर देता है कि किस तरह इस केस के प्रमुख आरोपी जैसे प्रज्ञा ठाकुर बाद में राजनीतिक मंचों पर सम्मानित हुए और हिंदुत्व की राजनीति में उनके बलिदान को प्रतीक की तरह पेश किया गया। इससे संकेत मिलता है कि धार्मिक कट्टरता और हिंसा को किस तरह राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सामान्य किया जा रहा है। संपादकीय का मूल संदेश साफ है, आतंकवाद किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं होता, और अगर राज्य की संस्थाएं, पुलिस, जांच एजेंसी और अदालत अपने काम में ईमानदार नहीं होंगी, तो दोषी चाहे किसी भी विचारधारा से हों, सजा से बच निकलेंगे। ये लोकतंत्र और न्याय प्रणाली दोनों के लिए खतरे की घंटी है। जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की मतदाता सूची से एक साथ 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। लेख ये सवाल उठाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, जहां मताधिकार नागरिक की सबसे अहम ताकत है, वहां इतनी बड़ी संख्या में नामों का एक झटके में बाहर हो जाना सिर्फ तकनीकी मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे की बुनियाद को हिला देने वाला मुद्दा है। चुनाव आयोग ने भले ही इसे नियमित किया गया एक विशेष गहन पुनरीक्षण बताया हो, जिसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग या तो मर चुके हैं या दूसरे राज्यों में चले गए हैं, लेकिन लेख का तर्क है ये पूरी प्रक्रिया के कई स्तरों पर अस्पष्ट और सवालों से घिरी हुई है। मसलन ये काम चुनाव के इतने करीब आकर क्यों किया गया, और मतदाता पहचान, आधार या राशन कार्ड जैसे सामान्य और प्रचलित दस्तावेजों को नागरिकता प्रमाण के लिए अस्वीकार क्यों किया गया। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि जिन लोगों ने पिछली बार वोट डाला था, वो अचानक अब सूची से बाहर कैसे हो गए। अगर पहले उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया था, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर अब गलत हटाया गया है तो और ज्यादा गंभीर बात है। विपक्षी दल जहां इसे वोटर सप्रेशन और पारदर्शिता की कमी का मुद्दा बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसे अवैध नागरिकों की पहचान और सफाई का औचित्यपूर्ण कदम कह रहा है। लेख इस सियासी तर्क वितर्क से हटकर मूल सवाल पर लौटता है कि मतदाता सूचिका अद्यतन लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन इसके चलते किसी असली नागरिक का नाम हट जाए और वो मताधिकार से वंचित हो जाए, ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकता। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।